नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मरवाही का दंगल 29 सितंबर को उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और एक सीट पर उपचुनाव होना है छत्तीसगढ़ में। चुनाव आयोग की बैठक के बाद अब इसका ऐलान होगा। अजीत जोगी के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई है। अमित जोगी होंगे जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक सीट पर उपचुनाव होना है, अब वो है मरवाही की सीट। आपको बता दें कि अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। अमित जोगी जेसीसी से मैदान में होंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं। कब चुनाव होना है इसकी तारीख का ऐलान अब 29 तारीख को होगा। 29 सितंबर को बजेगा उपचुनाव का बिगुल। चुनाव आयोग की बैठक के बाद ऐलान होगा। आज बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, लेकिन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया और इसके लिए 29 सितंबर तक इंतजार करना होगा। 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। 29 को ट्यूसडे को ही हो जाएगी शाम तक कोर्ट पर। क्योंकि देखिए ये जो फैसला है, ये जो एक सेकंड मैं आई लाइक टू फर्दर क्लैरिफाई। हम किसी स्टेट का यहाँ नाम इस प्लेटफॉर्म से नहीं लेना चाहते। जब किसी स्टेट का सी और CS एक बहुत डिटेल्ड रेफरेंस करते हैं तो आप उसे मानो या ना मानो, पूरा मानो या आधा मानो, एक उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर। इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग रख दी। तो सारे बाई इलेक्शन उसी दिन होंगे? अनाउंस ठीक है। और वहीं मरवाही उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में दावों और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। देखिए, मरवाही चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी शुरू से ही बहुत गंभीर रही है और हमारी तैयारियां वहां पर पूरी तरीके से है। हमको बड़ी उम्मीद थी कि आज चुनाव की घोषणा वहां हो जाएगी, लेकिन अब ये पता चला है कि 29 तारीख को इसके संबंध में बैठक बुलाई गई है। चुनाव जब भी हो, कांग्रेस का गढ़ रहा है मरवाही। हम पहले भी वहां जीतते रहे हैं और इस बार भी जीतेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे कार्यकर्ता और प्रभारी माननीय अमर अग्रवाल जी और मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सारी टीम वहां पर मुस्तैदी से काम कर रही है और हम सारे कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर कांग्रेस और जोगी कांग्रेस को चुनौती देंगे। देखिए, मरवाही को लेकर के कोई विशेष हमारी कोई ऐसी तैयारी रहती नहीं है। विगत 20 सालों से इस सीट पर जोगी परिवार का कब्जा रहा है। माननीय अजीत जोगी जी का इतिहास है, आप देखेंगे जब भी चुनाव लड़े जीते हैं। 2014 में माननीय अमित जोगी जी ऐतिहासिक मतों से जीते हैं। अब हमारे नेता हमारे बीच में नहीं है, उनके स्मृति हमारे बीच में है। मरवाही के कड़कड़ में धरती में बसे हुए हैं। माननीय अमित जोगी जी उनके जगह चुनाव लड़ेंगे, पुनः वहां का नेतृत्व करेंगे और मरवाही की जनता का लगातार सेवा करेंगे। और रायपुर जहां सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। गौरेला और पेंड्रा को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की है। नगर पंचायतों को नगर पालिका का दर्जा मिलेगा। सीएम ने घोषणा की। मरवाही उपचुनाव से पहले सीएम का ये बड़ा ऐलान। गौरेला पेंड्रा को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने की घोषणा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। और सुरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, एक सीट पर उपचुनाव होना है, मरवाही की सीट है। मरवाही सीट की अगर हम बात करें सुरेंद्र, तो 20 साल से जोगी परिवार का कब्जा है और अब अमित जोगी को यह आस भी है क्योंकि सिंपैथी वोट्स उनको मिल सकते हैं अजीत जोगी के निधन के बाद। तो एक तो वहां पर जोगी परिवार का कब्जा, दूसरा अब जो दोनों पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से जुगत में हैं कि उस सीट पर कब्जा हो सके। और इससे पहले सत्ता पक्ष ने काफी सौगातें भी दी और आज अब गौरेला और पेंड्रा को नगर पालिका घोषित कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है दर्जा देने की। देखिए श्रद्धा, जिस तरह से मरवाही उपचुनाव को लेकर लगातार जो सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस है, सरकार है, वो मरवाही को सौगातों पर सौगातें दे रही है और आज ही जिस तरह से 2 नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया गया है, तो अब जिस तरह से वहां पर जो चुनावी बिगुल है राजनीतिक दलों का, वो तो बच चुका है। बस इंतजार है कि निर्वाचन आयोग अपनी तारीखों की घोषणा कर दे। लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों का ये भी कहना है, कांग्रेस का, कि वहां पर जनता ने कांग्रेस को जीत दे दी है, बस इंतजार है परिणाम आने का। दूसरी तरफ ये है कि जिस तरह से अजीत जोगी जो वहां पर चुनाव जीतते रहे हैं, साल 2001 में जब वहां पर उपचुनाव हुआ था, जो मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से लगातार जो है वो सीट जोगी परिवार के साथ में पास रही है और एक बार वहां से अमित जोगी भी विधायक रहे हैं।
और इस बार जिस तरह से उनकी पार्टी ने निर्णय लिया है कि वहां से वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के लिए तारीख का घोषणा होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से अमित जोगी ने अपनी तैयारियां वहां पर जोर शोर से कर दी है। साथ ही अमित जोगी ने एक टीम बनाई है, वो टीम दुर्ग से जो अजीत जोगी को चुनाव जिताती थी मरवाही में, उस टीम का वो बना रहे हैं और वो टीम मरवाही में जाकर उनके लिए चुनावी बिगुल फूकेगी और प्रचार प्रसार करेगी। और साथ ही इसके अलावा जो वहां पर बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी वहां पर जब से साल 1972 के जब से सीट अपने अस्तित्व में आई है मरवाही विधानसभा की, 2 बार ही वहां पर चुनाव बीजेपी जीती है। उसके बाद बीजेपी कभी वहां पर चुनाव नहीं जीती है, लेकिन इस बार बीजेपी ये पूरी कोशिश में है कि जो उनकी सीटें यहाँ पर 14 सीटें हैं पूरी है दोनों पार्टियों की, कांग्रेस और अगर हम बीजेपी की बात करें, और सभी कह रहे, दोनों ही पार्टियां दम भर रही हैं कि वो वहां से जीतेंगे। लेकिन क्या इतना आसान होगा वहां से जीतना, क्योंकि 20 साल से जोगी परिवार का कब्जा है उस सीट पर। और सिंपैथी वोट, जो मैंने पहले भी बात कही कि सिंपैथी वोट, क्योंकि अजीत जोगी का एक अच्छा खासा प्रभुत्व और वहां पर लोग उनको काफी मानते थे, तो ये एक चुनौती साबित होगी बाकी दोनों पार्टी के लिए। देखिए श्रद्धा, ये इसको कतई इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि वहां पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। पूरे अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस सरकार है, उसने पूरी अपनी कैबिनेट के मंत्री जो हैं सभी दौरा वहां पर कर चुके हैं। पीसीसी अध्यक्ष अभी वहां पे दौरा करके लौटे हैं और वहां पे जो कद्दावर मंत्री हैं प्रदेश के, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, उनको जिम्मा दिया गया है कि इस सीट को जिताना है। तो वो लगातार अपना कैंप बनाकर रखे हुए हैं मरवाही में और वहां पर लगातार जो है लोगों से मिल रहे हैं, वहां पर घोषणाएं कर रहे हैं। सारी जुगत लगाई जा रही है, अब किसको फायदा होता है ये तो खैर चुनाव के बाद जब नतीजा आएगा तभी पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। और संविदा कर्मचारी को लेकर बड़ी खबर, अनियमित कर्मचारी संघ भी आंदोलन कर सकता है। 1,80,000 कर्मचारी भी आंदोलन कर सकते हैं। आपको बता दें कि एनएचएम कर्मचारियों को मिला संघ का साथ। संविदा कर्मचारी संघ के खिलाफ कार्रवाई को गलत बताया, एनएचएम संघ के आंदोलन को बताया जायज। संयुक्त प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी संघ ने किया समर्थन का ऐलान, तो यानी कि मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि एनएचएम संघ का आंदोलन चल रहा है, लगातार सामूहिक इस्तीफे दिए जा रहे हैं, जिसका सीधे सीधे असर पड़ रहा है स्वास्थ्य सेवाओं पर। आज स्थिति ये है कि इनकी नियमितीकरण की मांग को सरकार नज़रअंदाज करते हुए नई भर्ती की प्रक्रिया कर रही है, जो कि सरासर गलत है। और इसके लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है और इनके हड़ताल में सहयोग देती है। और इनको हम ये आश्वस्त भी करते हैं पूरे एनएचएम के साथियों को, आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है और सरकार से इसकी चर्चा करके तत्काल विकल्प निकाली जाए। हमारे जान की कीमत सरकार समझे और इसका कोई निर्णय ठोस निकाले। यदि है ना कोई किन्हीं परिस्थितियों में एनएचएम के कर्मचारियों के साथ यदि उनको सेवा से पृथक करने या कोई गंभीर ऐसी नीति बनाई जाती है जिससे नुकसान होता हो अनियमित कर्मचारियों को, तो निश्चित तौर पे हम भी हड़ताल पे जाते हैं। और रायपुर जहां एनएचएम कर्मचारियों को समर्थन मिला है, ऑल इंडिया एनएचएम संघ ने अब उनको समर्थन दे दिया है। संघ ने बर्खास्तगी को बताया दमनकारी। बर्खास्तगी वापस लेने के लिए पत्र लिखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रेहान रजा ने लिखा पत्र, 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। 29 सितंबर से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन पर है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन पर कर्मचारी, एनएचएम कर्मचारी हैं, नियमितीकरण की इनकी मांग है। अब इनको ऑल इंडिया एनएचएम का भी साथ मिल गया है और अब संघ ने समर्थन दे दिया है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, अब ऑल इंडिया एनएचएम संघ ने भी समर्थन किया है और अब लगातार सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी सर, देखिए 19 तारीख से लगातार आंदोलन पर हैं और अब जो राष्ट्रीय स्तर के इनका जो संघ है, उन्होंने एनएचएम संघ के जो पदाधिकारी है रेहान रजा, उन्होंने पत्र लिख करके साफ तौर पर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी जारी किया है। यदि 3 दिन के भीतर जो बर्खास्त कर्मियों को वापस नहीं लिया जाता है, साथ ही साथ उनकी नियमितीकरण नहीं किया जाता है, तो पूरे देश भर में
देश के सभी प्रांत में आंदोलन किया जाएगा और इसकी जवाबदारी राज्य सरकार की होगी, इस आशय का पत्र उन्होंने लिखा है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो संयुक्त अनियमित कर्मचारी संघ है, उन्होंने भी इनको समर्थन दे दिया है। 1,80,000 अनियमित कर्मचारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोविड-19 के इस दौर में इस तरह की बर्खास्तगी सरकार के लिए और न ही कर्मचारियों के लिए अच्छी है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है और बर्खास्तगी वापस नहीं ली जाती है तो आने वाले वो दिनों में वो भी जो है एनएचएम कर्मचारी संघ के साथ में होंगे और आंदोलन का भी रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। जी श्रद्धा, बिल्कुल अब देखना होगा कि कब तक इन के बीच का रास्ता निकलता है, क्योंकि सीधा सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है, जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर असर इसका दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जशपुर जहां 8 बीएमओ के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ को नोटिस, कलेक्टर ने जारी किया है शोकॉज नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब मांगा है। लक्ष्य से कम एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट करने का आरोप है। टेस्ट रिपोर्ट ऐप पर अपलोड नहीं करने पर मिला नोटिस। बगीचा, कुनकुरी, फरसाबहार, पत्थलगांव, लोदाम, कांसाबेल, दुलदुला और मनोरा के बीएमओ को नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिन के अंदर जवाब देना है। एंटीजन टेस्ट उतने नहीं हुए जितनी सीमा रखी गई है। दूसरा, अपलोड भी नहीं किया है। आपको बता दें कि टेस्ट रिपोर्ट ऐप पर अपलोड नहीं करने पर यह नोटिस मिला है। लक्ष्य से कम टेस्ट एंटीजन टेस्ट किए गए हैं, जिसके लिए अब 8 बीएमओ के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। केंद्र सरकार के नए 3 कृषि बिल के विरोध में जयपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव भी इस मौके पर मौजूद रहे और किसान बिल का जमकर विरोध किया। सिंहदेव ने कहा कि एमएसपी नहीं होने से किसानों को भारी नुकसान होगा। और जब दाम पक्के नहीं होते, हम लोगों ने अनेकों बार देखा है कि ये कंपनियां पीछे हट जाती हैं सामान लेने में जब भाव गिर जाते हैं। छत्तीसगढ़ का हमारा अनुभव है, किलोमीटर के किलोमीटर पे लोगों ने टमाटर बिछा दिए, क्योंकि फसल को, टमाटर को तोड़ने के लिए जो खर्चा लग रहा था वो दाम से कम हो गया था और जिन लोगों ने अनुबंध किया था वो गायब हो गए थे, नदारद हो गए थे। ये देश के किसानों का भविष्य इन 3 काले कानूनों के माध्यम से करने की स्थिति बनाई जा रही है। प्रजातांत्रिक फासिस्टवाद हो सकता है, ये आज हम देख रहे हैं भारत में। और संघीय ढांचे की बुनियादी लिखित बातों के आगे जाकर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके कानूनों को बदल के नए कानून बना रही है और ये कारण है कि इसका भरपूर विरोध हो। और वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी आज जयपुर दौरे पर पहुंचे। ताम्रध्वज साहू राजस्थान के चुनावी घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं। आज राजस्थान चुनावी घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की पहली बैठक हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट सोच है कि हम लोग चुनाव के पहले घोषणा पत्र बनाते हैं। प्रदेश की जनता घोषणा पत्र पर विश्वास करके जनादेश देती है, हमारी सरकार बनाती है। सरकार बनने के बाद हमारा बड़ा दायित्व होता है कि हम अपने वायदे जो किए हैं घोषणा पत्र में उसको पूरा करें। सरकार के द्वारा कितना घोषणा पत्र पर क्रियान्वयन किया जा रहा है उसका निरीक्षण करना इस कमेटी का मूल काम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घोषणा पत्र पर अमल हो सके, ताकि जनता का विश्वास सरकार पर हो और पुनः दोबारा हम सरकार बना सकें। उद्देश्य इस कमेटी के गठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी का। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 83,809 गौ पालकों और गोबर विक्रेताओं को चौथी किश्त के रूप में 8 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान सीधे हितग्राहियों के खातों में किया। कि आज गोधन न्याय योजना के चौथे किस्त जारी किया जा रहा है, जिसमें 8 करोड़ रुपया
दिया जा रहा है। पहली बार हम लोगों ने जब जारी किया था तो 1,76,00,000 था। दूसरी किस्त में 4,74,00,000, तीसरी किस्त 6,27,00,000 और चौथे किस्त में 8 करोड़ राशि जारी की जा रही है। इस प्रकार से देखें तो 20,72,97,928 रुपया अभी तक के जो गौपालक हैं, जो गोबर विक्रय करते हैं, उनके खाते में चला गया है। सौभाग्य से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की भी घोषणा की है कि सभी 11,000 से अधिक पंचायतों में हम इसी साल से गोठान का निर्माण करेंगे और वहां गोबर की खरीदी भी करेंगे। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत उसको लागू भी करेंगे और किसानों को, गोपालकों को हम गोबर के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जांजगीर चांपा जिले में देर रात बदमाशों ने एक नगर सैनिक की गला रेतकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात नवागढ़ थाना क्षेत्र की है और ड्यूटी से वापस लौट रहे नगर सैनिक की बड़ी बेरहमी से बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम रज्जू तिवारी है। सुबह कुछ लोगों ने उसका शव ग्राम अमोरा और ग्राम अवरीद के पास बीच सड़क पर खून से लथपथ देखा, जिसके बाद नवागढ़ थाने में इसकी सूचना दी गई। नवागढ़ पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे धारदार हथियार से उस पर गले में हमला किया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। इसमें हत्या के मामले में अपराध पंजीबद्ध हुआ है और इसमें विवेचना भी जारी है और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। और महासमुंद, जहां मॉर्निंग वॉक के दौरान हाथी का हमला, 2 बालकों पर हाथी ने हमला किया। हाथी के हमले में एक बालक घायल। बरोंडा साराडी मार्ग की घटना, बाकी बच्चों ने भागकर बचाई जान। दोनों बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महासमुंद वर परिक्षेत्र का मामला। खबर जशपुर से, जहां हाथी ने बुजुर्ग पर हमला किया है। हमले में 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। जंगल में मशरूम लेने के लिए बुजुर्ग गए थे और कुनकुरी वन परिक्षेत्र धुमाडांड की ये पूरी घटना है, जहां पर हाथी ने एक 60 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला किया। हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई। मशरूम लेने के लिए जंगल में गए थे बुजुर्ग। और रायपुर जहां ईदगाह भाटा में आबकारी विभाग का छापा, शराब कोचिए के घर आबकारी विभाग का छापा। छापे में 350 शराब की बोतलें बरामद। ग्राहक बनकर पहुंचे आबकारी विभाग के अधिकारी। लॉकडाउन में अवैध रूप से बेच रहे थे शराब। और रायपुर जहां राजधानी में एक सप्ताह का लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन का आज चौथा दिन। पेट्रोल पंप में परीक्षार्थी और उनके परिजनों को मिलेगा पेट्रोल। प्रवेश पत्र ही परीक्षार्थियों का पास होगा और दूध व्यवसायी को नियमों के साथ छूट दी जा रही है। तो पेट्रोल जो परीक्षार्थियों को दिया जा रहा है, उनको अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा, वही उनका पास होगा। और जो दूध व्यवसायी हैं, उनको छूट दी जा रही है, लेकिन उसमें भी नियम हैं। उस नियमों के तहत ही छूट दी जा रही है। गलियों में लॉकडाउन बेअसर है, उसी इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरह से गलियों मोहल्लों में माहौल है। और ये राजधानी का वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमित लोग पाए गए थे कोरोना के, और काफी बवाल भी मचा था। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहां पर झुंड बनाकर खड़े हुए नजर आएंगे। तो जब इन इलाकों में हम पहुंचते हैं तब लॉकडाउन फेल नजर आता है। और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि चेहरे पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो ये स्थिति देखने को मिलती है जब आप राजधानी रायपुर में पहुंचते हैं और टोटल लॉकडाउन की बात होती है। लेकिन जब इस तरह की हरकतें होंगी और अगर गली मोहल्लों में इस तरह के हालात होंगे, तब आप किस तरह से ये समझ पाएंगे कि वाकई कोरोना से जंग जीती जा सकती है। और क्योंकि अगर संक्रमण का दायरा इतना लगातार बढ़ता जा रहा है
तब अगर इस तरह की स्थिति होती है तो वाकई इस पर काबू पाना काफी मुश्किल है। लगातार मुख्यमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री पूरी सरकार लोगों से अपील कर रही है कि आप लॉकडाउन में अपना सहयोग दें। आजाद चौक थाने के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है और जिस तरह से संक्रमण बढ़ा, यहाँ पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, तब काफी बवाल भी मचा हुआ था। और बवाल इसलिए क्योंकि इस तरह की लापरवाही अगर बरती जाती है तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की चैन को किस तरह तोड़ा जा सकेगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। रायपुर से खबर, जहां आज शाम शहर को नहीं मिलेगा पानी। राजधानी की 27 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। आधी से ज्यादा आबादी होगी इससे प्रभावित। बिजली विभाग ने लिया है शटडाउन। 33 केवी लाइन के सीटीपीसी विस्थापन के लिए शटडाउन। बस टर्मिनल पहुंच मार्ग से सीटीपीसी का विस्थापन, और इसके तहत अब 27 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। आधी से ज्यादा आबादी पर इसका असर पड़ेगा। राजधानी में आम जनता के लिए पेट्रोल, सब्जी और किराना सामानों में तो लॉकडाउन लगा ही है, लेकिन आज शाम पानी पर भी लॉकडाउन लगने वाला है। जी हां, राजधानी की 27 पानी टंकियों से आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। जिस तरह से ये बताया गया है नगर निगम द्वारा कि सीएसईबी द्वारा जो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पहुंच मार्ग से 33 केवी लाइन के सीटीपीटी विस्थापन का काम होगा, और इसलिए राजधानी के 27 जलागारों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। और इसमें जो इलाके हैं जो मुख्य तरह से डगनिया, गंज, गुड़ियारी, राजेंद्र नगर, शंकर नगर, श्याम नगर, तेलीबांधा, खमतराई, भनपुरी, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह जैसे इलाके हैं जो कि सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो सरोना, एम्स का इलाका है, कोटा का इलाका है, हीरापुर, गोगांव का भी इलाका है, वो भी इससे प्रभावित होगा। और जिस तरह से लॉकडाउन का वक्त है और ऐसे में ज्यादातर लोग अपने घरों में हैं और इसलिए पानी की जरूरत सबसे ज्यादा लोगों को पड़नी है, लिहाजा एक व्यवस्था की बात जरूर नगर निगम ने कही है, जो कि ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी। पानी टैंकरों की व्यवस्था करने की बात यहां पर नगर निगम ने कही है, लेकिन बावजूद इसके आधी से ज्यादा आबादी प्रभावित होने वाली है और इतने संसाधन फिलहाल नगर निगम के पास नहीं है कि पूरी आबादी तक एक टाइम टैंकरों से पानी पहुंचाया जा सके। इसलिए लॉकडाउन में यदि आप घर पर हैं तो अपने लिए पानी संरक्षित रखें, ताकि आज शाम आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और कल से फिर एक बार पानी की आपूर्ति हो जाएगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।